अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हसन नवाज़। जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है एजुकेटर की टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, इसके अलावा किसी भी तरह के आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो इंशाल्लाह ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल डिस्कस किया था हमने वेक्टर्स और उसके बाद स्केलर्स क्या होती हैं, टेंसर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमने फेजर्स को डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को और उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। और जो कि लेक्चर कल का आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत यूनिक डाटा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए जो एजुकेटर के टेस्ट में आनी ही हैं हर हालत में। तो आज हम बेसिकली अपने नोट्सों से ही मैं वेक्टर्स को नेक्स्ट आगे लेके चलूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देखा था। फिजिकल क्वांटिटीज़ थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कल का लेक्चर। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने कहा था कि अगर हम मेजरली इसको हम यहाँ पे डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास स्केलर्स होती हैं और दूसरी होती हैं वेक्टर्स होती हैं। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने स्केलर और वेक्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब स्केलर्स कौन सी होती है हमने कल बताया था आपके साथ, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड मीन अद्दी कीमत, मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट चाहिए, तब हम स्केलर क्वांटिटी को इजीली डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमने कहा था इसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हमें और यूनिट चाहिए और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ हमने एक और बात भी की थी यहाँ पे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फुलफिल करें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को भी फुलफिल करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये हमने देखा कि बेसिकली वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है बेसिकली, तभी हम अपनी उन फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो वो बेसिकली हमारे वेक्टर्स को हम इजीली डिफाइन कर लेंगे। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा तो हम वो क्वांटिटी जो होगी वो बेसिकली कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंडीशन, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, एंड दैट क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। उसकी एग्जांपल की बात करें तो हमने कहा था डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें और इसकी बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, और एंगल की बात करें तो एंगल वहां पे बना रहा है हॉरिजॉन्टली 30 का। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हम बता सकते हैं कि बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन भी आ गई, यूनिट भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गई, यूनिट भी आ गया। ठीक है, तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को भी हम अप्लाई करके इसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लेते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी को। और स्केलर क्वांटिटी को हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए हम कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रही है, लेट्स सपोज कर रहे हैं कि बॉडी ये जा रही है, ठीक है, ए से बी तक गई। इसके लिए अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि बॉडी जो है ना उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो हम इजीली पता चल जाए कि बॉडी जो है ना वो ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसका यूनिट है, तो बॉडी ने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज को विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। But vector quantities are expressed with the help of the magnitude, unit, direction and vectors law of addition. तो ये प्रीवियस लेक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर दिया, तो आज हम यहाँ से एक स्टेप आगे लेके चलेंगे, यहीं से हमने आगे मूव करना है बेसिकली। अब हम देख लेते हैं बेसिकली हमारे पास इन दोनों में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बेसिकली ये वेक्टर्स होती हैं, स्केलर्स होती हैं। तो एक एग्जांपल से मजीद चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सपोज कर लेते हैं हमने कहा कि हमारे पास एक डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? तो आप सपोज कर लें कि आप यहाँ से मूव किया आप लोग, ठीक है, ए से बी तक आप मूव कर रहे हैं, और ये जो मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस पाथ को, बेसिकली ये इसको मैंने 4 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बॉडी यहाँ से मूव करेगी तो उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट मूव करेगी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, नेक्स्ट मूव करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी बी तक जाएगी तो उसके बाद उसने बॉडी ने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, सपोज कर लो, ठीक है।
तो ये बेसिकली अगर बॉडी बी से वापस बी से वापस बॉडी इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है, वापस इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है, इसको अगर हम नाम दे लेते हैं यहाँ पे हमारे पास टी का नाम दे देते हैं, ठीक है, वापस बी से टी की तरफ जाएगी तो इसका मतलब 4 तक इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया था, इसका मतलब ये 5 यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस। फिर टी से अगर यहाँ पे एल नाम देता है, टी से एल की तरफ बॉडी मूव करेगी तो फिर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा बेसिकली। मतलब जब ए से बी की तरफ आ रही थी तो डिस्टेंस जो है ना उसका हम कह रहे थे कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बी से वापस जब जाएगी बॉडी तो बेसिकली वो वाला डिस्टेंस जो होगा हमारे पास उसके अंदर एड अप होता जाएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम कहते हैं डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हमारे पास की मैग्नीट्यूड के अंदर इंक्रीज आ जाता है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे एक्सपोज करने के लिए हम इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर अगर हम बात मूव कर यहाँ पे डिस्कस करें कि अब हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बॉडी यहाँ से चली यहाँ तक आई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए से ए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 हिस्सों में। अब बॉडी ए से यहाँ तक आएगी, मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो उसका मतलब करें 1, और यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 2, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी बॉडी तो उसका मतलब 3, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3 किलोमीटर या 3 मीटर जो भी आप समझ लें, सपोज किया हमने, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर का डिस्टेंस उसने बॉडी ने कवर कर लिया, 4 किलोमीटर का, चलो क्या लगाओ। अब जब B से वापस यहाँ तक जाएगी ना, इसको कह देते हैं T का, इसको कहते हैं L का, इसको कह देते हैं M का। तो जब B से वापस T तक जाएगी तो अब ये डिस्टेंस यहाँ तक 4 उसका मीटर बन गया था या किलोमीटर बन गया, तो ये वापस जाएगी तो यहाँ पे इसका बच जाएगा 3, ठीक है। मतलब ये वापस जाएगी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ तक इसका बन जाएगा 1 2 3 4, तो ये बेसिकली इसका बॉडी का आ जाएगा, वापस जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा हमारे पास, इसका बेसिकली डिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ तक 1, इसको कह दो आप 3, 1 2 3 4, अब 4 से वापस जाएगी ये 3, इसके बाद ये 2, इसके बाद ये 1, इसके बाद ये 0, ठीक है, ये 0 था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस तरह बॉडी जो होगी बेसिकली क्या होने लग जाएगी कि उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन उलट होगी, डायरेक्शन उलट जाएगी, उसका मतलब कि उसके डायरेक्शन के ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, तो वो इस तरह तो मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। इस तरह बॉडी मूव करेगी, इस तरह बॉडी मूव करे, उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 8 हमने कहा था किलोमीटर बन गया, ये बेसिकली इस तरफ से इस तरफ जाएगी, मतलब आपने ए से बी की तरफ गए, आप घर से स्कूल की तरफ गए, स्कूल से वापस घर आएंगे तो आपने बेसिकली वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन उसी को अगर हम डिस्टेंस की सेंस में देखें तो आपने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट है इसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नेक्स्ट बार हम चीजों को लेके चलते हैं। अब इसको हम वेक्टर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, ठीक है। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बेसिकली हम इसी चीज को आगे लेके चलेंगे, इस टॉपिक को, वेक्टर्स को, हमारा मेन टॉपिक ही वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स को आगे लेके चलेंगे। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जाहिर कैसे करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, जनरली 2 मेथड्स को यूज कर रहे हैं, सिंबॉलिकली हम यूज करते हैं, ठीक है, एंड सेकंड वन इज ग्राफिकली हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली इन 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। अब सिंबॉलिकली डिनोट करना हो तो हम कह लेते हैं कि वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, वेक्टर्स को बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर क्या बना देते हैं, बोल्ड कर दो वेक्टर्स को, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर है, इसके ऊपर एरो डाल दो, देखिए वेक्टर्स बनने इस तरह कर लें या आप इस तरह कर लें, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय सिंबॉलिकली, हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ए हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह ग्राफिकली हम चीजों को लेकर चलें तो ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या देते हैं कि एक हम सपोज कर लेते हैं कि एक हम इसके लिए सूटेबल स्केल को चूज करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर इस तरह हम बनाएंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका ओरिजिन कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है,
और वेक्टर्स को हम यहाँ पे इस तरह इस रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन सिस्टम के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफिकली। तो सपोज कर लें कि हम कह रहे हैं कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, तो वेक्टर को इस तरह वेक्टर ड्रा करेंगे ऐसे, और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हमारे पास फोर्स जो होगी वो हमारे पास 5 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। और फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम इस तरह हम डिनोट कर लेंगे बेसिकली। ये अब ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इसकी मैग्नीट्यूड को। क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। और जो एरो डालते हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा कि 5 न्यूटन फोर्स इन, हम कहते हैं कि मेकिंग द एंगल 30, तो सपोज कर लो ये वाला एंगल 30 है या 45, चलो 45 का लेते हैं, तकरीबन 45 बनना है। तो 45 एंगल बनाता हुआ 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, तो उस केस में हमारे पास अब यहाँ पे 45 एंगल और 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बेसिकली वेक्टर्स को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और एक एंड के ऊपर एरो डालते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये लेंथ जो मैग्नीट्यूड को, और ये इसकी टेल होती है, वेक्टर की टेल कहलाती है ये वाली, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और एरो पे जाके एंड हो जाता है वेक्टर। तो इस तरह बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम स्केल को चूज करते हैं, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, क्योंकि अब इतना बड़ा तो ड्रा नहीं कर सकते इसकी मैग्नीट्यूड को लेकर, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो इस हिसाब से हम अपनी इसको डाटे को उसको स्प्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर बेसिकली। तो 5 न्यूटन फोर्स, अभी हम कह देते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे ये इसकी लेंथ जो है बेसिकली ये 5 न्यूटन फोर्स है, उसको उस हिसाब से उसको डिवीजन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन के 2 मेथड है, सिंबॉलिकली, ग्राफिकली। सिंबॉलिकली इस तरह और ग्राफिकली उस तरह कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम उसको ड्रा कर लेते हैं बेसिकली वेक्टर्स को। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे प्लेन वेक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट यहां पे हम डिस्कस करेंगे आप अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम का। तो आपको बता दिया ये इसका ओरिजिन होता है, और बाकी इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरह बेसिकली में इसके अंदर। और वेक्टर्स को जनरली हम इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो वेक्टर को बेसिकली पॉजिटिव के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जनरली ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि हमारे पास प्लेन वेक्टर्स क्या होते हैं। प्लेन वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लेन वेक्टर। अब प्लेन वेक्टर बेसिकली हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा कि मैंने यहाँ पे भी ड्रा किया, तो इस तरह बेसिकली इस 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेसिकली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, और इसके अंदर एंगल थीटा को रिप्रेजेंट, एंगल होता है यहाँ पे, एंगल बनता है थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेन कहलाता है, ठीक है। ये हमारी एक प्लेन है, ये वाली जिसमें 2D आता है बेसिकली वो प्लेन कहलाती है। थीटा जो होता है बेसिकली क्या आता है, एंगल विच मेक द वेक्टर्स मेकिंग फ्रॉम पॉजिटिव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस तरह नीचे से ऐसे ये एंगल बनाता है बेसिकली। इस तरह हम वेक्टर्स को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, प्लेन वेक्टर्स को। स्पेस वेक्टर क्या होता है बेसिकली, स्पेस वेक्टर की यहाँ पे अगर हम बात करें, स्पेस वेक्टर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, उसको हम स्पेस के अंदर ड्रा करते हैं बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास 2D बनता है, ये बेसिकली प्लेन वेक्टर 2D होता है, और ये हमारे पास स्पेस वेक्टर 3D होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, और जी एक्सिस भी होता है। ये हमारे पास सपोज कर लें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस तरह ड्रा करेंगे नीचे की तरफ बेसिकली वो वर्टिकली, ये इस तरह हमारे पास होता है,
ठीक है, टुवर्ड साइड्स इस तरह होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह, और इस तरह जो हम सामने की तरफ वेक्टर होता है उसको हम नीचे की तरफ इस तरह ड्रा करते हैं, ये हमारे पास जेड बन जाता है। बेसिकली ये स्पेस के लिए इस तरह हम ड्रा करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एंगल बन सकता है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास बेसिकली स्पेस वेक्टर्स कहलाता है। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे एक्सिस भी 3 बनेंगे, 1 2 3 एक्सिस बनेंगे, और एंगल्स भी यहाँ पे हमारे पास 3 ही बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो बेसिकली प्लेन वेक्टर्स हमारे पास 2D के लिए और पेपर के ऊपर जब भी वेक्टर्स को ड्रा करते हैं वो हमारे पास प्लेन वेक्टर्स होता है, या बोर्ड के ऊपर प्लेन वेक्टर होगा स्पेस के अंदर। बेसिकली यहाँ पे डिनोट करना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस बेसिकली ये हमारे पास बन जाएगा इसका स्पेस वेक्टर्स। ठीक है, स्पेस में जब हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है मेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इस चीज को डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ वेक्टर को लेके चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो बहुत से हमारे पास टाइप्स वेक्टर्स की टाइप्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है। तो बेसिकली ये वेक्टर जो होंगे ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ये वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। इनकी मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये इसके लिए जरूरी ये है बेसिकली ये इसकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आ सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकती है, डायरेक्शन सेम हो, वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर सपोज कर लें ए है और ये सपोज कर लो बी वेक्टर्स है। ठीक है, इस तरह ऊपर एरो डालेंगे, ये बेसिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली। तो इस तरह ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। और इनके दरमियान एंगल की बात करें तो एंगल थीटा बन रहा है इनके दरमियान। अगर हम इक्वल वेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइप है वो इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स कौन सा होता है? बेसिकली इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वो वेक्टर्स कहलाते हैं हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे पास इनकी डायरेक्शन भी सेम है। इनकी ये वेक्टर जो है हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर जो है हमारे पास ये बी वेक्टर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल इनके दरमियान बेसिकली वो 0 का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 का बन रहा था। ये बेसिकली हमारे पास पैरेलल और इक्वल वेक्टर में ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अंदर डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इक्वल होती है और डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स में यहाँ पे बेसिकली ये वेक्टर्स की टाइप्स आ जाती है। वेक्टर की टाइप में से एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जहां पे हमारे पास उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए। यहाँ पे एंटी पैरेलल की इसके सामने बना देता हूँ। एंटी पैरेलल कौन से होंगे? यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एक की अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरी की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ होगी। ठीक है, ये अब ये हमारे पास वेक्टर ए है, सपोज कर दो, तो ये वेक्टर बी है हमारे पास, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, और एंटी पैरेलल में हमेशा एंगल जो बनता है वो 180 का बनता है। ठीक है, 180 का बनता है। ठीक है, ये एंटी पैरेलल हमारे पास वेक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर ये लाइन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। और इसी तरह नेगेटिव वेक्टर्स की बात करें, नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड जो होती है वो सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सपोज कर लो बी वेक्टर है, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स बन जाएंगे। और यहाँ पे भी एंगल जो बन रहा है वो तकरीबन हमारे पास 180 का एंगल ही बन रहा है। ठीक है, इनके दरमियान एंगल 180 का बन रहा है। तो इस तरह हम बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेक्टर्स की टाइप्स, पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल, और उसके बाद नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इनके यहाँ पे बातें कुछ नोट करने वाली बात ये है कि एवरी नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो आर इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। एवरी नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एवरी नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एवरी एंटी पैरेलल वेक्टर जो होता है वो नॉट नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। एवरी नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एवरी नेगेटिव वेक्टर नॉट इक्वल वेक्टर, ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स क्या कहलाता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फर्दर। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स कौन सा होता है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स कौन सा होता है, कोलिनियर वेक्टर कौन सा होता है, व्हेन द लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब वो वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई करे उसको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। लाइज इन सेम प्लेन पे लाई करे, जैसे हम कहते हैं एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है, तो बेसिकली ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये बेसिकली सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली बेसिकली, तो ये बेसिकली हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर्स हमारे कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब कोप्लैनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस, कोप्लैनर वेक्टर्स, कोप्लैनर वेक्टर्स कौन से होते हैं। अब कोप्लैनर वेक्टर्स हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन पे होते हैं, ठीक है, सेम, ये हमारे पास सेम लाइन पे, हमने कहा था ये सेम लाइन पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, सेम लाइन पे एक्ट, ये सेम लाइन पे है और ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सेम, एक एक वर्ड याद रखिएगा, यही बात आपकी इसकी डेफिनेशन में है, सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है, लाइज इन ऑन सेम प्लेन, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कोलिनियर कोप्लैनर वेक्टर्स कहलाते हैं, सेम इसके ऊपर डायरेक्टेड है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है, अब एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएंगे, कोप्लैनर वेक्टर्स कहलाते हैं, कोप्लैनर वेक्टर्स कहलाते हैं। एक वेक्टर ये आ गया, बी वेक्टर ये आ गया, सी वेक्टर ये आ गया, डी वेक्टर ये हो गया, तो ये बेसिकली हमारे पास सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये भी सेम प्लेन के ऊपर, ये भी सेम, ये भी, ये सारे एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, दीज वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लैनर वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, को इनिशियल वेक्टर, अब को इनिशियल वेक्टर्स हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये सेंटर से अगर हम इसको इस तरह, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनको हमने आपस में मिला दिया, ये वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है। अब इसके मुताबिक ये हमारे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपस में कंबाइन हुए हैं, ठीक है, ये इकट्ठे हैं, ठीक है, वेक्टर्स को। अब यहाँ पे देखेंगे एक वेक्टर हम इस तरफ ड्रा कर दें तो ये एक कॉमन पॉइंट बन जाता है, ये सी वेक्टर को नाम दे दें, ये सी वेक्टर है हमारा, सपोज कर लो ये सी वेक्टर, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब ये वाला पॉइंट जो होगा बेसिकली को इनिशियल वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ए बी इस तरफ, ए इस तरफ, सी इस तरफ, ये को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं, दीज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, नल वेक्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नल वेक्टर, नल वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। नल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, वेक्टर, नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है, लेकिन वो उनकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड जो हो वो जीरो हो, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड जीरो, लेकिन उनकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, मतलब खुद मुख्तियार डायरेक्शन हो। सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर, दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इसके रिजल्ट में ये एक पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम देखें कि मैग्नीट्यूड इसकी जीरो है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक पॉइंट, इसकी अब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बेसिकली ये इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बन जाती है। These vectors are known as null vectors. ठीक है, अब आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं फर्जी,
ठीक है, जो खुद मुख्तियार हो, किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो, बेसिकली ये हमारे पास नल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इस ये कब आता है हमारे पास, जैसे मैंने कहा ये वेक्टर ए सपोज कर लो, ये वेक्टर बी सपोज कर लो, तो इनका सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली इनका रिजल्ट जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो उस वक्त बेसिकली हमारे रिजल्ट ये हमारे पास नल वेक्टर हमें हासिल होता है। और नल वेक्टर होता है, ये बात याद रखिएगा, नल जो होता है वो वेक्टर होता है। नल वेक्टर का मतलब ये नहीं कि ये जीरो, यहाँ पे हमें कोई जीरो मिल गया, इस कंडीशन में हमारे पास कोई ए वेक्टर ए है और प्लस दूसरा वेक्टर बी है, वो नेगेटिव में आएगा, कोई अपोजिट होने की वजह से उसके केस में हमारे पास जीरो बन गया। अब ये जीरो नहीं है, जीरो एक वेक्टर होता है, जीरो एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। नल का मतलब ये ना समझे कि जीरो, जीरो मीन कि वहां पे ये जीरो वेक्टर है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा ये जीरो डाल के ऊपर एरो डाले थे, क्योंकि एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर्स को उसको आपस में हल करने से हमारे पास एक जीरो नल वेक्टर हमें हासिल होता है, बेसिकली नेगेटिव करने से हमारे पास। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि स्केलर में कम से कम जीरो होता है, और वेक्टर में जो हमारे पास स्केलर में हम क्या कह सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह वेक्टर्स की बात करते हैं, वहां पे भी वो जीरो नल वेक्टर से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे तकरीबन हम डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1 होती है। यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose the magnitude is 1। यूनिट वेक्टर, ठीक है, whose magnitude 1, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं इट इज अ वेक्टर whose the magnitude is 1 and you specify the direction। वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। और यूनिट वेक्टर जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, ताकि हम जो भी उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें कि हमारे ओरिजिनल वेक्टर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोई वो नहीं होता, यूनिट नहीं होता। और वेक्टर जो होता है बेसिकली हमारे पास, हम कहते हैं कि वेक्टर किस चीज को होता है, मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम अगर निकालना चाहें ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड होती है, ये ए का मॉड आ जाएगा, मॉड बेसिकली ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स की, और मल्टीप्लाई बाय ये डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए ये ए कैप, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको यहाँ पे हम निकाल के लिखेंगे तो हमारे पास ए कैप इज इक्वल टू, हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला बेसिकली हमारे पास बन जाता है, बेसिकली यूनिट वेक्टर्स किस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस फार्मूला इज नोन एज यूनिट वेक्टर्स फार्मूला। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बेसिक हमारे पास वेक्टर्स, स्केलर्स, उसका इंट्रोडक्शन था, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को हमने डिस्कस किया। तो आज का हमारा लेक्चर यही था कि वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह चीज़ों को नेक्स्ट लेके चलेंगे, और इसी तरह वेक्टर्स का क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे, जिस तरह हमने मेजरमेंट्स का कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक आप लोगों के साथ एक न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, चलो मैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आपका इंशाल्लाह आप खुश होंगे न्यूज़ सुन के। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।